ठीक है, स्क्वायर आ गया। तो हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा? इकोसिस्टम के बारे में। और इकोसिस्टम में अब तक हमने क्या कवर किया है? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम एंड फिर हमने शुरू किया था तीसरा फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। और फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में पहला एक प्रोडक्टिविटी कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा शुरू करते हैं यहाँ पे कौन सा? डीकम्पोजिशन के बारे में। अच्छा, पहले मुझे बताओ कि डीकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो एरोबिक होता है कि एनारोबिक? एरोबिक या एनारोबिक? एनारोबिक। इसलिए तो मैंने क्वेश्चन पूछा है। आप लोग क्या करते हो? डीकम्पोजिशन को फर्मेंटेशन से कंफ्यूज कर लेते हो। ये दो अलग प्रोसेस है। फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन एक अलग चीज़ होती है और डीकम्पोजिशन अलग होता है। तो डीकम्पोजिशन एरोबिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है? एनारोबिक मत करना इसको, ठीक है। तो अब डीकम्पोजिशन जो है वो बताइए सॉइल में कहाँ पे होता है और पानी में कहाँ होता है? तो आप बोलोगे सॉइल के अंदर तो उसके अपर मोस्ट लेयर पे होगा और पानी के अंदर बॉटम पे होगा, है ना। तो डीकम्पोजिशन इन टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम में कहाँ दिखाई देगा? इन टॉप लेवल, इन टॉप लेयर बोल दो आप, है ना। और इन एक्वेटिक इकोसिस्टम में कहाँ मिलेगा? पानी के बॉटम में। जैसे वो टाइटैनिक जहाज से डूब गए, डूब के बाद गई कहाँ पे? वो फाइनली बॉटम में। अभी वो बॉटम में पड़ी पड़ी सड़ रही है। तो वहाँ पे डीकम्पोजिशन कहाँ पे हो रहा है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में बॉटम के अंदर होता है। अच्छा, अब हम जब डीकम्पोजिशन की बात करते हैं तो इसमें टोटल 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होगा इसमें कौन सा? फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहला प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन। दूसरा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लीचिंग। और फिर तीसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पे कौन सा? कैटाबॉलिज्म। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे पत्तियाँ होती है, लीफ, तो लीफ के जो अर्थवर्म होता है क्या करता है? उसके टुकड़े कर देता है। या फिर जो टर्माइट्स होते हैं वो भी लकड़ी को क्या करेंगे? तोड़ना शुरू कर देंगे। तोड़ना या फिर ब्रेक डाउन करना क्या होता है? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंटेशन में, फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, ऐसा करने से क्या फ़ायदा है? जैसे आपके पास ये लीफ है और इस लीफ को हमने यहाँ पे छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में। और ऐसा कन्वर्ट करता कौन है? तो ऐसे करने वाले एनिमल को हम बोलते हैं डेट्राइटस। डेट्राइटस। और डेट्राइटस का एग्जाम्पल एक होता है अर्थवर्म एंड दूसरा एग्जाम्पल टर्माइट्स। अर्थवर्म और क्या हो जाएगा? टर्माइट्स। बताओ इससे क्या फ़ायदा हुआ? इसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने से सरफेस एरिया बढ़ गया। अब डीकम्पोजिशन एक्चुअल में करता कौन है? बैक्टीरिया, फंगस। तो अब मुझे बताओ इससे क्या फ़ायदा हुआ कि बैक्टीरिया के एक्टिविटी के लिए सरफेस एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, है ना। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी, फॉर माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रेगमेंटेशन, है ना। छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में तोड़ देना, छोटे स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट कर देना, क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। अब जब आप किसी चीज़ को तोड़ोगे तो उसमें जो मिनरल्स होंगे, जब बरसात आएगी, है ना, तो वो जो मिनरल्स है वो पानी में घुल जाएंगे एंड पानी अल्टीमेटली सॉइल में कहाँ जाएगा? नीचे बॉटम लेवल पे जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि कुछ जो काम के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिजोल्व होकर सॉइल के बहुत ही डीप स्ट्रेटा में चले जाएंगे, इतने डीप कि वहाँ तक रूट भी नहीं पहुँच पाएगी। एंड जब रूट भी नहीं पहुँचेगी तो उस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट को अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे ना। तो इसी खराब प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लीचिंग। लीचिंग का मतलब ही क्या होता है? समझ गए ना? ठीक है। तो इसमें होता क्या है? दिस इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर मिनरल्स टू प्लांट्स। जैसे एग्जांपल ये आपके पास सॉइल का लेवल था और इसके टॉप लेवल में यहाँ पे हो रहा है डीकम्पोजिशन। और डीकम्पोजिशन होने के बाद जो मिनरल्स है वो घुलने के बाद पानी के साथ रेनी वाटर के साथ में जो है डिजोल्व होकर यहाँ तक पहुँच गए।
डीपर सॉइल के लेवल में पहुंच गए। अब मान लो कि ये जो प्लांट है वो ये ग्रो हो रहा है यहाँ पे, और ये प्लांट्स की क्या हो गई, रूट्स हो गई, और ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से प्लांट। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि मिनरल्स यहाँ पे, रूट यहाँ पे, है ना। तो इवन रूट के से भी नीचे जो है डीपर स्ट्रेटा में एंटर हो जाता है कौन, मिनरल्स। तो उसकी वजह से इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं वो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, है ना। और लीचिंग का मतलब क्या होता है कि जो मिनरल्स का पानी में, है ना, रेनी वाटर में डिजोल्व होके सॉइल के डीपर स्ट्रेटा में एंटर हो जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग। तो ये अच्छा प्रोसेस नहीं होता है, खराब होता है, ठीक है। और नाउ तीसरा होता है कैटाबॉलिज्म। अब हुआ क्या कि यहाँ पे अर्थवर्म और टर्माइट्स ने इनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब इन पीसेस के ऊपर काम करेगा कौन, यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस, और इसको अब ये क्या करेंगे, सड़ाना शुरू कर देंगे, है ना। मतलब इसमें जो भी केमिकल होते हैं उन केमिकल को वो अपने रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेंगे, एंड रेस्पिरेशन में यूज़ करने की वजह से क्या होगा, उसका कैटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगा। कैटाबॉलिज्म जानते हो, एनाबॉलिज्म जानती हो, हाँ। तो इसमें इनका क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए कि ये स्टार्च है, तो स्टार्च के ब्रेकडाउन से क्या मिल गया, स्टार्च के टूटने से क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, अमाइनो एसिड के अंदर, लाइक इस तरह से एक्सेट्रा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो पॉलीमर होते हैं ये पॉलीमर को बेसिकली कन्वर्ट कर दें किसमें, मोनोमर्स के अंदर, पॉलीमर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मोनोमर में। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, दिस इज कैटाबॉलिज्म। और ये काम करेगा कौन, तो ये काम करता है कौन, सेप्रोफाइट्स। एंड बताइए दुनिया में ये सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया इस दुनिया के अंदर, एंड मोस्ट ऑफ फंगस जो है वो कैसी होती है, सेप्रोफिटिक होती है। तो इनका काम होता है क्या, डीकम्पोजिशन करना, कैटाबॉलिज्म करना। समझ आ गया, ठीक है। तो ये अच्छा, जब ये पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली ऐसा भी तो होगा ना कि किसी, मान लो कोई प्रोटीन है, उस प्रोटीन के साथ में मान लो मेटल जुड़ा हुआ, आयरन, उसने प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, अमाइनो एसिड में। तो जो आयरन होगा वो आयरन फ्री हो जाएगा। या फिर आपने क्लोरोफिल देखा होगा, क्लोरोफिल को जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो उसमें से मैग्नीशियम जो है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, मैग्नीशियम क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस की वजह से यहाँ पे दो काम होंगे, एक तो यहाँ पे बनेगा ह्यूमस, क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे बनेगा ह्यूमस, और ह्यूमस के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिड तो बता अलग होता है, मॉइस्चर होता है ना, ह्यूमिडिफिकेशन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। तो उसको बोला जाएगा ह्यूमिफिकेशन। और फिर दूसरा हमने बोला था कि यहाँ पे क्या रिलीज होगा, यहाँ पे मिनरल्स भी रिलीज होते हैं, और मिनरल्स के रिलीज होने को बोलते क्या है, मिनरेलाइजेशन। तो हम लोग बोलेंगे कि कैटाबॉलिज्म के दौरान दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है ह्यूमस का बनना, ह्यूमिनिफिकेशन, और दूसरा मिनरल्स का रिलीज होना, क्या हो जाएगा, मिनरलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो रिलीज होने वाले जो मिनरल्स होंगे वो बरसात के पानी के साथ घुल के नीचे नहीं जाएंगे, ये सॉइल में रहेंगे, इसी ह्यूमस के साथ में रहेंगे। तो क्या इसमें बनने वाले जो ह्यूमस होता है, अच्छा एक शब्द होता है डेट्राइटस और एक टर्म होता है ह्यूमस, क्या फ़र्क है दोनों में, एक होता है डेट्राइटस और एक होता है ह्यूमस, दोनों में क्या फ़र्क है, नहीं, ये जो पत्ती है ना, इस पत्ती को हम बोलते हैं डेट्राइटस, डेट्राइटस, और इसको फ्रेगमेंटेशन करने वाले एनिमल को बोला जाता है क्या, डेट्रीवोर्स। तो अर्थवर्म और ये टर्माइट्स क्या है, दीज आर डेट्रीवोर्स। तो कॉमन सेंस की बात है कि जिसको डीकम्पोजिशन के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, जिसका डीकम्पोजिशन होने वाला है, उसको बोला जाएगा क्या, डेट्राइटस। और डेट्राइटस कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते क्या है, ह्यूमस, है ना। तो ये आपके पास क्या है, डेट्राइटस है, एंड डेट्राइटस यहाँ पे डीकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल होता है, और इसका पूरा डीकम्पोजिशन होने के बाद बनता क्या है, फाइनली यहाँ पे ह्यूमस बनता है, ठीक है। तो ह्यूमस में तो ये हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन, है ना। अच्छा अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ह्यूमस की प्रॉपर्टी क्या होती है,
ह्यूमस आपको कैसा दिखाई देता है? ह्यूमस आपको नहीं होता डिकम्पोजिशन के बाद जो काले भूरे रंग की जो मिट्टी बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमस। अगर आपको उसको उठाओगे तो आपको बहुत हल्की दिखाई देगी ना, स्पॉन्जी दिखाई देती है काफ़ी उसमें ना, क्योंकि उसमें एयर का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, एरेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड आपने बोला था कि वो स्पॉन्जी होता है, एंड जो स्पॉन्ज होता है वो पानी को काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा होल्ड कर सकता है ना। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमस जो होते हैं वो प्लांट की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। डिकम्पोजर मतलब बेस्ट फर्टिलाइज़र बोल सकते हैं प्लांट के लिए, है ना। नेचुरल बेस्ट फर्टिलाइज़र है प्लांट के लिए, क्योंकि अभी आपने बोला था उसमें एरेशन ज़्यादा होता है ना, तो रूट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिलेगी वहाँ पे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसकी ज़्यादा होती है। एंड प्लस जो ह्यूमस होता है इसका पीएच कैसा होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया और फंगस है ये जब दोनों काम करते हैं तो उस दौरान थोड़ा बहुत एसिड प्रोड्यूस होता है, और एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से धीरे धीरे ह्यूमस का जो प्रॉपर्टी होता है वो कैसा हो जाएगा? स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। एंड एसिडिक हो जाने की वजह से अब हम बोल सकते हैं ना कि इसके ऊपर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगस ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ह्यूमस जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है क्या? माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए, पैथोजेंस के लिए रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। और इसको हम लोगों ने क्या बोला था? ये हल्की सी काफ़ी स्पॉन्जी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, इसके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं एमोर्फस। क्या टर्म यूज़ करते हैं? एमोर्फस। अब या इसका कलर जो है वो आपको ब्राउन ब्लैक क्यों दिखाई देते हैं? चाय पीते हो? चाय का कलर ब्लैक या ब्राउन क्यों होता है? चाय पत्ती है ना, चाय पत्ती का कोई कलर होता ही नहीं बाय द वे, तो कलर कहाँ से आया? वो होता है टैन। क्या होता है? हाँ, तो चाय की पत्ती को हार्वेस्ट करने के बाद उसको टैनिंग किया जाता है, तो टैनिंग की वजह से उसका चाय की पत्ती का कलर आता है, क्योंकि नहीं तो फिर अपन को पता ही नहीं चलेगा ना चाय पत्ती डालनी कितनी है ना, तो वो टैन इसलिए किया जाता है। तो इसका भी जो भूरा रंग है वो आपको कैसा मिलेगा? है प्लांट के अंदर जो टैन होता है, टैन की वजह से या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें लिग्निन होता है ना, लिग्निन हो गया, सेलुलोज हो गया, या फिर टैनिन हो गया, इसकी वजह से इसका जो कलर है वो आपको क्या मिलेगा? डार्क ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। तो क्या ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि ये काफ़ी रिच होता है किसमें? इसमें टैनिन, सेल्यूलोज एंड लिग्निन, ये सब आपको ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा क्यों? क्योंकि लिग्निन, टैनिन जो ये कंपाउंड होते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इतने कॉम्प्लेक्स कि इनको ये बैक्टीरिया और फंगस जो है वो डिकम्पोज नहीं कर पाते, उनका ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। तो ये जैसे होंगे वैसे ही पड़े रहेंगे उसमें, बाकी चीज़ें तो उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये वाली चीज़ें जो है वो एज इट इज़ उसमें देखने को मिलेगी। अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर इसमें आपको क्या मिलेगा? ज़्यादा या कम? ज़्यादा मिलेगा बेटा, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है? एसिडिक। तो उसकी वजह से अब इसमें फर्दर बैक्टीरिया फंगस का ग्रोथ होगा नहीं, तो वो और ज़्यादा उसको डिकम्पोज, मतलब 100% उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, तो उसका पार्शियली जो डिकम्पोजिशन हो गया, तो उसकी वजह से रिलीज़ क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर इसमें रिलीज़ होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ह्यूमस में क्या क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलती है बोलो? तो पहले तो इसका कलर डार्क ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का होगा। दूसरा, ये आपको एमोर्फस दिखाई देगा, एमोर्फस। और इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो स्लाइटली एसिडिक होगा, और स्लाइटली एसिडिक होने से क्या फ़ायदा होगा? रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो उसमें हार्मफुल पैथोजन भी ग्रो नहीं हो पाएंगे। प्लस इसमें आपको एरेशन क्या होता है? काफ़ी हाई देखने को मिलेगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी आपको क्या मिलेगी? आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। एंड प्लस इसमें हम बोलेंगे कि ये रिच होता है किसमें? रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। और एक लास्ट पॉइंट, ये रिच इन टैनिन, लिग्निन एंड सेल्यूलोज एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली हम बोलेंगे कि जो ह्यूमस होता है दैट इज द बेस्ट फर्टिलाइजर, दिस इज बेस्ट फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर बोल सकते हो, बेस्ट नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर क्या हो जाएगा? प्लांट। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। तो ये डीकम्पोजिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसमें सीक्वेंस हमेशा याद रखना, पहले क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन, फिर दूसरा लीचिंग, तीसरा कैटाबॉलिज्म। पहले क्या? दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा,
पहला, दूसरा, तीसरा, गलत बोला है आपने। ये तीनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं। कैसे होते हैं? तो याद रखना ये तीनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होते हैं। कोई परेशानी इसमें? अभी क्लास पॉट बचा है इसमें कि डीकम्पोजिशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। कॉमन सेंस की बात है बेटा, डीकम्पोजिशन कर कौन रहा है? बैक्टीरिया और फंगस। तो जो भी कंडीशन बैक्टीरिया और फंगस के लिए अच्छी नहीं होगी वो डीकम्पोजिशन के लिए भी अच्छा नहीं होगा, है ना। तो बताओ क्या हो सकता है वो कंडीशन? फंगस सबसे बढ़िया बेस्ट कहाँ पे ग्रो करती है? वेरी नाइस। जहाँ पे आपको मॉइस्चर ज़्यादा देखने को मिलेगा और जहाँ पे जैसे जो मुंबई वाला एरिया होता है ना, वो फंगस की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मुंबई में गर्मियों के टाइम टेम्परेचर जो है वो 25 से 35 के बीच में हो जाता है और उस टाइम वहाँ पे हवा के अंदर मॉइस्चर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मैंने देखा था कि इवन मेरे जूतों पे फंगस ग्रो हो गई थी। जो लेदर के बैग होते हैं उसके ऊपर फंगस ग्रो हो जाती है। इवन घर में जो कपड़े रखे होते हैं उसमें फंगस ग्रो हो जाती है। घर में अनाज रखा होता है उसमें फंगस ग्रो हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डीकम्पोजिशन की रेट आपको नेचर में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्यों? क्योंकि वो होते कहाँ पे? इक्वेटर पे। और इक्वेटर पे सनलाइट क्या होती है? ज़्यादा होती है, प्लस वहाँ पे बरसात भी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हवा में मॉइस्चर भी ज़्यादा होती है। तो सबसे बेस्ट डीकम्पोजिशन होता है जब कंडीशन मॉइस्चर हो एंड दूसरा जहाँ पे कंडीशन वार्म हो, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस। जितने ज़्यादा ये ग्रो करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है डीकम्पोजिशन की रेट भी क्या होगी? बढ़ जाएगी इसमें, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, डीकम्पोजिशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो ये फैक्टर टोटल हम 4 पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला आपने पढ़ा था मॉइस्चर। तो मॉइस्चर जो है, जैसे एग्जांपल, कंडीशन बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस में पानी भर गया, तो कॉमन सेंस की बात है कि ना वहाँ पे जितने भी जो बैक्टीरिया और फंगस होंगे वो पानी में सारे डूब जाएंगे, मर जाएंगे। और मर गए तो डीकम्पोजिशन होगा ही नहीं, है ना। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ड्राई, मतलब राजस्थान भी नहीं होना चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है यहाँ पे कम भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके बीच का हम बोलेंगे कि यहाँ पे कंडीशन मॉडरेट होनी चाहिए। ये वाली जो कंडीशन होती है वो सबसे बेस्ट होती है। इसमें डीकम्पोजिशन कम होगा, यहाँ पे डीकम्पोजिशन जो है वो कम होगा। कोई परेशानी इसमें नहीं। तो पहला तो हो गया इसमें मॉइस्चर। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे राजस्थान चलो तो वहाँ पे कितना होता है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वार्म होता है, मतलब, या फिर अगर बहुत ज़्यादा हिमाचल आ जाओ तो वहाँ टेम्परेचर कैसा होता है? कोल्ड होता है। तो दोनों ही कंडीशन ख़राब होती है डीकम्पोजिशन के लिए। इस वजह से सुनो, जिस जगह में डीकम्पोजिशन कम होता है ना, वहाँ पे सॉइल का न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे एज इट इज़ प्लांट भी कम ग्रो होते हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर ही कम तो वहाँ पे आपको कंज्यूमर भी कम देखने को मिलेंगे। आप समझ आया कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि वहाँ पे डीकम्पोजिशन की रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इवन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट होता है, उसमें अगर मान लो कोई बहुत बड़ा प्लांट अगर गिर भी गया, ट्री गिरा, 3 महीने बाद वो प्लांट आपको मिलेगा भी नहीं वहाँ। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पे डीकम्पोजिशन की रेट कितनी फास्ट होती है। आपने मान लो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ले जाके किसी का मर्डर कर दिया, तो हो सकता है कि 1 महीने बाद उसकी बॉडी आपको वहाँ मिलेगी भी नहीं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पे डीकम्पोजिशन की रेट कितनी फास्ट होगी। बट वहीं पे अगर आप राजस्थान में ले जाके किसी का मर्डर करो तो हो सकता है कि उसकी बॉडी जो है वहाँ पे 1 साल 2 साल पड़ी रहे, क्योंकि वहाँ पे डीकम्पोजिशन हो ही नहीं रहा है, बहुत स्लो हो रहा है ना। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे वार्म होता है या टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, ये इसके लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर है। बहुत ज़्यादा एक्सेस में वार्म पे एंड बहुत ज़्यादा कोल्ड में, दोनों में टेम्परेचर में क्या होगा? डीकम्पोजिशन की रेट कम हो जाएगी। कोई परेशानी? नाउ अभी मैंने टॉपिक शुरू करते ही मैंने पूछा था कि डीकम्पोजिशन एरोबिक प्रोसेस होता है कि एनारोबिक? ऑफ कोर्स एरोबिक प्रोसेस होता है। ये एरोबिक प्रोसेस होता है, तो इसमें जो एरेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है।
तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर सॉइल के अंदर अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी अगर कम है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे डीकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस, कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस। एंड डेट्राइटस क्या होते हैं, जिसको आप डीकम्पोज करने जा रहे हैं वो रॉ मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, डेट्राइटस। अब एक मान लो सपोज करो कि आपके पास लीफ है और बिल्कुल एक सूखी लकड़ी है, दोनों में से मुझे बताइए डीकम्पोजिशन फास्ट किसका होगा, सूखी लकड़ी का। क्यों स्लो क्यों होगा? कॉमन सेंस की बात है कि उसमें वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस कम है, जो बैक्टीरिया फंगस को कम अट्रैक्ट करेंगे, एंड कम अट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वजह से डीकम्पोजिशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। एंड दूसरा उसमें टैनिन, टैनिन देखा है, नहीं देखा है, लकड़ी का जो भूरा रंग होता है ना वो टैनिन होता है, टैनिन और लिग्निन की वजह से उसका ब्राउन कलर आता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि किसी लकड़ी के अंदर अगर टैनिन और लिग्निन का कॉम्पोजिशन अगर ज़्यादा होगा तो हम बोलते हैं कि टैनिन और लिग्निन तो वैसे डिकम्पोज होता ही नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें पहली चीज़ कि अगर इसमें वाटर सॉल्यूबल अगर सब्सटेंस अगर रिच हो, फॉर एग्जांपल इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, इसमें अमाइनो एसिड ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे डीकम्पोजिशन की रेट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। रिच मतलब जैसे अमाइनो एसिड हो गया, है ना, शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स बेटा जहाँ शुगर होती है तो वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ना। एंड दूसरी तरफ अगर आपको इसमें लिग्निन, सेलुलोज या फिर टैनिन, लिग्निन, टैनिन या फिर सेलुलोज, अगर ये आपको ज़्यादा देखने को मिले तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि डीकम्पोजिशन की जो रेट होगी वो क्या होगी, यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगी। बताइए कोई परेशानी नहीं? तो इसके साथ ही हमारा इकोसिस्टम की फंक्शन का सेकेंड टॉपिक भी खत्म हो गया। कौन सा? ठीक है। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है इसके अंदर कौन सा, एनर्जी फ्लो के बारे में, ठीक है। लिखिए इसको।